बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम भाई। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें, लाइक और शेयर भी कर दिया करें, कमेंट्स भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे हमारी आने वाली कहानियाँ आपको मिलती रहें। गोलियां मेरे आसपास से सनसनाती हुई गुजर रही थी। कोई भी गोली मेरा काम तमाम कर सकती थी। मैंने अपनी बंदूक संभाली। हर चंद के घोड़ा दौड़ाते हुए बंदूक चलाने का इससे पहले मेरा कोई तजर्बा न था। मैंने घोड़े की लगामें अपने दांतों से पकड़ी और मुड़कर बंदूक की नाल अपने पीछे आने वाले पर सीधी करके लबलबी पर उंगली रख दी। मैंने एक घोड़े का निशाना लिया और लबलबी दबा दी। एक धमाका हुआ और घोड़े की पुश्त खाली हो गई। इसके साथ मुझ पर बैक वक्त 4-5 फायर हुए और इस मर्तबा किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया, क्योंकि गोली मेरे घोड़े की पिछली टांग तोड़ती हुई निकल गई। घोड़ा लहरा कर गिरा और मैं इसकी पुश्त से उछलकर एक बड़े से पत्थर के पीछे जा गिरा। मेरा सर किसी पत्थर से टकराया। चंद लम्हों के लिए मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, मगर मैंने बहुत जल्द खुद को संभाल लिया। बंदूक अब भी मेरे हाथ में थी और इस समय एक कारतूस अभी बाकी था। मैं एक बड़े पत्थर की ओट में था और फिर जैसे ही मैंने दूसरी तरफ देखने के लिए सर उबारा, मुझ पर फायर किया गया। गालबन इन लोगों ने मुझे इस पत्थर के पीछे गिरते हुए देख लिया था। मेरी कोहनियां जख्मी हो चुकी थीं और माथे से खून बहकर रुखसारों पर आ गया था। मैंने दाएं हाथ से अपने रुखसार को साफ किया। मेरे हाथों में मेरा ही खून था। खून देखकर मुझे जोश आ गया और सर पर खून सवार हो गया। मैंने बंदूक एक पत्थर से निकालकर पोजीशन ली और फायर कर दिया। दूसरी तरफ से जवाबी फायर हुआ। मेरी जेबों में ज्यादा कारतूस नहीं थे। कारतूस की पेटी घोड़े की पुश्त से बंधी हुई थी। घोड़ा मेरा और इनके दरमियान जख्मी पड़ा था और मेरे लिए इस तक पहुंचना और मजीद कारतूस हासिल करना मुश्किल था। अब हर तरफ हल्का हल्का अंधेरा फैलने लगा था। मैं एक एक कारतूस को निहायत एहतियात से खर्च कर रहा था। मेरे हरीफ सामने नजर आने वाली चट्टान की आड़ में थे और मुझ पर बराबर फायर कर रहे थे। एक बार मैंने सोचा कि अंधेरे का फायदा उठाकर यहाँ से फरार होने की कोशिश करूं, मगर मेरे लिए यह भी नामुमकिन था, क्योंकि मेरा एक पांव बेकार था। मैंने सोचा कि बगैर बैसाखियों के मदद के मैं इस बेआबो गया इलाके से कहाँ घिसटता फिरूंगा, जबकि मैं इन रस्तों से भी बेखबर हूँ। मेरे पास अब सिर्फ चंद कारतूस बाकी बचे थे। ना तो मैं यहाँ से फरार होने की पोजीशन में था और ना ही अब ज्यादा देर अपने हरीफों का मुकाबला करने का आहल। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था और इसी उलझन और परेशानी के दरमियान मैंने अपना आखिरी कारतूस भी जाया कर दिया। कुछ देर दोनों तरफ सन्नाटा रहा, फिर अचानक दूसरी तरफ से फायरिंग शुरू हो गई, मगर अब मेरी बंदूक खामोश थी। वो कुछ देर इंतजार करते रहे कि जवाबी हमला होगा, मगर इधर से फायर ना हुआ तो इन्हें गालबन शुबा हुआ कि कहीं मैं फरार हो चुका हूँ। पैर दर पैर 2-3 फायर हुए और फिर मैंने देखा कि वो लोग लपक कर चट्टान की ओट से निकले। इनकी तादाद अब सिर्फ 7 रह गई थी। मेरे पास अब सिवाय इसके कोई चारा न था कि खामोशी से खुद को गिरफ्तारी के लिए पेश कर दूं, वरना दूसरी सूरत में अगर मैंने भागने की कोशिश की तो मेरी जिंदगी भी खतरे में पड़ सकती थी। वो बहरहाल मुझसे अपने एक साथी की मौत का इंतकाम लेने के लिए मुझे गोली मार देते। वो बहुत जल्द मुझ तक पहुंच गए। मैं जमीन पर पड़ा था और मेरे चारों तरफ बंदूकों की नालें थीं। इनमें से एक ने बेरहमी से मेरे पहलू में ठोकर मारते हुए मुझे उठने का हुक्म दिया। मैंने तड़प कर उठने की कोशिश की, मगर फिर गिर पड़ा। बगैर बैसाखियों के मेरे लिए चलना मुश्किल था। उन्होंने भी गालबन अंदाजा लगा लिया कि मेरा एक पांव बेकार है। एक फौजी ने अपने लिबास से एक रेशमी डोरी निकाली और मेरे करीब आया। इसने चंद लम्हों में मेरे हाथ बुरी तरह जकड़ दिए। फिर 2 फौजियों ने मुझे उठाया और इस चट्टान की तरफ चल दिए जिसकी आड़ लेकर वो मुझ पर फायर कर रहे थे। वहां पहुंचकर मैंने देखा कि इनका एक साथी शदीद जख्मी है और एक हलाक हो चुका है। करीब ही इनके घोड़े मौजूद थे। दोनों फौजी मेरे जख्मी घोड़े से कारतूस की पेटी खोल लाए थे। मेरी बंदूक भी अब इन्होंने छीन ली थी। एक घोड़े पर उन्होंने अपने
हलाक होने वाले साथी और मुझको बांध दिया था। जख्मी को एक दूसरे फौजी के साथ बिठा दिया गया था। एक मुर्दे के साथ बंधा हुआ मुझे अजीब सा लगा। इसी शख्स का दूसरा हाथ मेरे चेहरे से छू रहा था, मगर मैं इसे हटा नहीं सकता था। वो सब घोड़े की पुश्त पर सवार होकर रवाना हो गए। एक फौजी ने इस घोड़े की लगाम अपने घोड़े से बांध ली थी जिस पर मैं बंधा हुआ था। घोड़े के दौड़ने से हलाक होने वाले शख्स का हाथ बार बार हिल रहा था और मेरे चेहरे से लग रहा था। इसकी एक उंगली बार बार मेरी आंखों के पास आती और मैं बामुश्किल इसकी जद से अपनी आंख बचा पाता। मुझे ऐसे लगता जैसे इसका हाथ मेरी तरफ बढ़ रहा है और इसकी उंगली मेरी आंख फोड़ देना चाहती है। ये सोचकर मुझे जुर्जुरी सी आ गई। ये पूरा काफिला एक बार फिर इस नदी के किनारे पहुंच गया। कुछ देर घोड़े नदी के किनारे किनारे दौड़ते रहे और फिर एक जगह तमाम घोड़े नदी में उतर गए। पानी घोड़े की पीठ से लग रहा था। यहाँ शायद नदी में पानी कम था, गालबन इसीलिए नदी अबूर करने के लिए उन्होंने इस जगह का इंतखाब किया था। मुझे अगर सुकून और इत्मीनान था तो सिर्फ ये था कि मेरी जिम्मेदारी हमजात ने कबूल कर ली है। अगर मेरी जिंदगी के लिए कोई खतरा दरपेश हुआ तो वो खुद मुझ तक पहुंचने की कोशिश करेगा। जैसा कि इसने कहा था, वो अब तक मेरे पास नहीं पहुंचा। इसका वाज़ह मतलब ये था कि मुझे कोई बड़ा खतरा दरपेश नहीं, जल्द या बादेर मैं इससे निजात पा जाऊंगा। मगर मैं जहां ये सोच रहा था वहीं एक ख्याल और भी मेरे जहन में गर्दश कर रहा था कि मुमकिन है कि हमजाद जब्बार के हमजाद से बरसरे पैकार हो और मेरी मदद के लिए आने का अहल ना हो। दोनों ही सूरतों में मैं हमजाद को तलब करने से कासिर था। अगर वो आएगा तो खुद आ जाएगा, मेरा तलब करना बेकार है। मैं इन्हीं ख्यालों में उलझा रहा और ना जाने कितना फासला तय हो गया। मैं चौंका इस वक्त जब मुझे घोड़े की पुश्त से खोला जा रहा था। वो लोग अपनी मंजिल पर पहुंच चुके थे। अब मैंने अपने अतराफ का जायजा लिया। यहाँ पर हर तरफ खैमे नस्ब थे और खैमों के साथ साथ घोड़े बंधे हुए थे। कुछ खैमे तारीक थे लेकिन पेशतर में रोशनी हो रही थी। मुझे दो फौजी उठाकर एक खैमे की तरफ बढ़े। मेरे हाथ अभी तक पुश्त से बंधे हुए थे और पैर भी जकड़े हुए थे। इन दोनों ने मुझे ले जाकर एक खैमे के फर्श पर बेदर्दी से पटका और मेरे मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। मैं कमर के बल गिरा था जिससे मेरी रीढ़ की हड्डी पर शदीद जरब लगी थी। इनका रवैया खासा इंसानियत सोच था। खैमा खाली था और मुझे वहां पटक कर गायब हो गए और मैं जमीन पर गठड़ी बना इधर उधर लुढ़कता रहा। मैं इस कोशिश में था कि किसी तरह अपने हाथों को आज़ाद करा लूं, मगर जालमों ने इस कदर कस कर बांधा था कि रेशमी डोरी टस से मस न हुई। डोरी की रगड़ से मुझे अपने हाथों की कलाइयों में सोजश और जलन महसूस होने लगी थी। खैमे में एक तरफ एक मशल रोशन थी और पथरीले फर्श पर घास भूस बिछा हुआ था। सारी रात मैंने आंखों आंखों में काट दी। वो रात न जाने कितनी तवील थी, किसी तरह ख़त्म ही ना हो पा रही थी। मेरा जिस्म सर्दी की वजह से कुछ अकड़ गया था। रात काफ़ी सर्दी थी। मेरे कान रात भर आहटों पर लगे रहे, मगर दूर दूर तक स्वाय घोड़े के हिनहिनाने के और कोई आवाज़ ना आई। मेरे दुश्मन जैसे मुझे यहाँ डालकर मुझे भूल गए थे। रात भर कोई ना आया। सुबह के करीब मेरे गुनूदा ज़हन ने सोचा कि अब यकीनन वो लोग मेरी खबर लेंगे, मगर काफ़ी इंतज़ार के बाद भी वहाँ कोई ना आया और इस उलझन में मेरा रात भर का थका हुआ जिस्म दिन की हरारत पाकर कुछ देर के लिए बेखबर हो गया। वो ठोकर मेरे सर पर पड़ी थी जिसने मुझे एकदम बौखलाकर जागने पर मजबूर कर दिया था। मेरे होंठों से एक तवील कराह निकली। सर पर पड़ने वाली शदीद ज़र्ब ने मेरे तमाम हवास बेदार कर दिए। मैंने आंखें खोलकर देखा और कोई अंग्रेज अफसर था जिसके साथ 4-5 फौजी मुअद्दब खड़े थे। अंग्रेज अफसर ने फौजियों की तरफ मुड़कर टूटी फूटी उर्दू में कहा, इसका जुबान खोलो, ये इधर से आता, इसको बागियों के बारे में मालूम हो सकता है, समझा तुम लोग। इसने फौजियों की तरफ तेज नजरों से देखते हुए हुक्म दिया और खेमे से बाहर निकल गया। इसके जाते ही मैं समझ गया कि अब ये लोग मुझ पर तरह तरह के जुल्म करेंगे और मुजाहिदीन के बारे में मुझसे मालूम करने की कोशिश करेंगे। ये सोचकर मेरी रूह कांप उठी
वो लोग आगे बढ़े, उन्होंने मुझे उठाया और किसी दूसरे खैमे की तरफ चलने लगे। वहां पहुंचकर मैंने देखा कि एक बड़ी सी बाल्टी में एक चमड़े का हंटर भीग रहा था। दूसरी तरफ एक अंगीठी दहक रही थी जिस पर लोहे की सलाखें गर्म की जा रही। फर्श पर दो बड़े बड़े कुंडों से आहनी जंजीरें बंधी हुई थी। पूरे खेमे का माहौल मेरे लिए खासा खौफजदा करने वाला था। इन चारों में से एक पस्ता कद मेरे करीब आकर बोला, तुमने अंदाजा लगा लिया होगा कि तुम्हें यहाँ क्यों लाया गया है। इससे पहले कि हम तुम पर हाथ उठाने पर मजबूर हूँ और तुम्हारी जुबान खोले, तुम खुद अपने बारे में सब कुछ कबूल कर लो। तुम देख ही चुके हो कि बड़े साहब ने हमें क्या हुक्म दिया है। वैसे भी तुम हमारे एक फौजी साथी के कातिल हो, तुम्हारे साथ कोई रियायत नहीं की जाएगी। हाँ तो बोलो क्या चाहते हो। पस्ता का दरिंदे ने अपनी मुट्ठी में मेरे सर के बाल जकड़ते हुए कहा। दर्द की तकलीफ और शिद्दत से मैंने सख्ती से होंठ बींच लिए, जिसका इसने उल्टा मतलब लिया। इसका मतलब है कि तुम कुछ नहीं बताओगे। दिलदार, हाँ, इसने अपने किसी साथी को मुखातब किया, इसकी खातर करो। इसका हुक्म सुनते ही दराज का हवलदार खान ने बाल्टी में भिगा हुआ चमड़े का हंटर उठा लिया और इससे पहले कि मैं कुछ कहूं, हंटर तेजी से मेरी दाएं रान पर पड़ा। मेरी जान निकल गई। हंटर के साथ ही मेरे जिस्म का लिबास भी फट गया। मेरे मुंह से चीख निकली, बताओ। पस्ता का फिर उड़ाया, मुझे कुछ भी मालूम नहीं, मैं कुछ नहीं जानता। यकीन करो मेरा कोई ताल्लुक बागियों से नहीं। मेरा जुमला अधूरा रह गया। हंटर इस बार मेरी कमर की खाल उधेड़ चुका था। इस तरह कुछ नहीं बताएगा, मारो और मारो जब तक कि ये जुबान न खोले। पस्ता कर पुकारा। फिर मुझे याद नहीं कि कितनी देर तक मेरा जिस्म पर कोड़े बरसते रहे, क्योंकि मैं इन कोड़ों के सामने 5 मिनट से ज्यादा न ठहर सका। मेरा पूरा जिस्म लहूलुहान था और मैं जमीन पर बुरी तरह तड़प रहा था। फिर न जाने कब मेरा जहन तारीकियों में डूबता चला गया। आंख खुलने पर मैंने अंधेरा ही अंधेरा देखा। कुछ देर तो मुझे याद ही न आया कि मैं कहाँ हूँ। इसके बाद एक एक करके तमाम वाकयात मुझे याद आने लगे और इन्हीं के साथ मेरे जिस्म में टीसें उठने लगी, मुंह से कराहट निकल गई। इसका मतलब ये है कि मैं सारा दिन बेहोश रहा हूँ। मैंने सोचा, अब मुझे भूख भी शिद्दत से लगने लगी थी। कल दोपहर से अब तक मैंने कुछ न खाया था। भूख और तकलीफ की शिद्दत ने मुझे निडाल कर दिया था। मेरे हाथ पांव बदस्तूर जकड़े हुए थे। मुझे हमजाद का ख्याल आया। क्या वाकई वो जब्बार के हमजाद से बरसरे पैकार है और मेरी मदद के लिए नहीं आया? यकीनन यही वजह हो सकती है, वरना वो मुझे इस अजाब से निजात दिलाता जरूर। वो मेरी तरफ से बेखबर नहीं होगा। मैंने अभी अपने दिल में फैसला कर लिया था, किसी भी कीमत पर मैं बजाते खुद इसे तलब नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे भी तो तंजीम के लिए कुछ न कुछ मुसीबतें झेलनी चाहिए और हमजाद भी इसी गर्ज से गया हुआ है कि जब्बार के हमजाद के जरिए कहीं अंग्रेज मुजाहिदीन को कोई बड़ा नुकसान न पहुंचा सकें, वरना हमजाद के जरिए तो सब कुछ मुमकिन था। मुजाहिदीन का असला भी इसके जरिए तबाह कराया जा सकता था। इसके अलावा मुजाहिदीन के सरबराह को भी अगवा कराया जा सकता था। सब कुछ मुमकिन था और इसी मुमकिन को नामुमकिन बनाने के लिए मेरा हमजाद मुस्तद बेदार था। इस सूरत हाल में मैं इसे किस तरह तलब कर सकता था, जबकि किसी भी लम्हे जब्बार का हमजाद रास्ता साफ देखकर तंजीम के लिए खतरा बन सकता था। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं ये खतरा मोल नहीं लूंगा। इन्हीं ख्यालों में रात अपना सफर तय करती रही। सर्दी बढ़ती रही, भूख शदीद होती गई, जख्मों से टीसें उठती रहीं और मैं कराहता रहा। मुझ पर नीम बेहोशी की सी कैफियत आ रही थी कि मैंने अचानक घोड़ों के जोर जोर से हिनहिनाने और बहुत से घोड़ों की टापों का शोर सुना। यकीनन बहुत से घोड़े तेजी से भागते हुए करीब आ रहे थे। घोड़ों के भागने की आवाजें तेज से तेज तर होती गईं। फिर इनके साथ मुझे आसपास के खेमों में घबराई हुई सी आवाजें सुनाई थी। इन आवाजों का शोर बढ़ता गया। फिर चंद ही लम्हों बाद धमाके सुनाई दिए। फायरिंग शुरू हो चुकी थी। चीखों पुकार और भागते हुए लोगों के कदमों की आवाजें। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि क्या मामला है। फिर मुझे अपने खेमे के सामने से बहुत से फौजी मशले उठाए भागते हुए दिखाई दिए। फायरिंग बदस्तूर जारी थी। फिर एक नारे के शोर ने चौंका दिया। मैं इस नारे से वाकिफ था। ये नारा मुजाहिदीन का मखसूस नारा था। मैं एक ही लम्हे में सब कुछ समझ गया। मुजाहिदीन ने अंग्रेजी कैंप पर कामयाब शब खून मारा था।
इसी वक्त मुझे अपने करीब एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, मलका गोदामों में भरा हुआ सामान भी लूट लो और असला भी। ये आवाज कायम खान की थी, जिसे सुनकर मुझे ये मालूम हो सका कि इस शब खून में नाहिद भी शरीक है। मैं बगैर वक्त ज़ाया किए बेताब होकर चीखा, कायम खान। मैं बराबर चीखता रहा, मगर मेरी किसी सदा का कोई जवाब नहीं मिला। इसने यकीनन मेरी आवाज़ सुन ली होगी, मैंने सोचा, मगर वो दानिस्ता मुझ तक नहीं आया और मुझे अपने रास्ते से हटाकर नाहिद को अपनाना चाहता है। मेरे दिल में कायम खान के लिए जज्बा रकाबत उभर आया। मुझे खुद से नफरत सी महसूस हुई कि मैंने इसे क्यों पुकारा, मगर अभी मैं यही सोच रहा था कि बहुत करीब से इसकी आवाज़ सुनाई दी, जिल्ले रहमान, मैंने तुम्हारी आवाज़ सुन ली है, तुम कहाँ हो? कायम खान की आवाज़ सुनकर मुझे शर्म सी महसूस हुई। मैंने ख्वामख्वाह इसके बारे में गलत सोचा था, हालांकि वो सिर्फ चंद ही लम्हे थे, मगर मैं गलतफहमी का शिकार हो गया था। मेरा जी चाहा कि इसकी आवाज़ का जवाब ना दूं, ये शायद मेरा एहसास शर्मिंदगी था। इसी वक्त इसने फिर मुझे पुकारा। अब इसकी आवाज़ निस्बतन दूर थी। मैंने सोचा कि कहीं वो मुझे ढूंढता हुआ आगे ना निकल जाए। मैं फौरन चीखा, कायम खान, मैं यहाँ हूँ। मैं इस वक्त तक चीखता रहा जब तक भागते हुए कदमों की आहट मेरे खेमे के दरवाजे पर आकर ना रुक गई। कायम खान के हाथों में मशद रोशन थी। वो लपकता हुआ मेरे करीब आया और मेरी अबतर हालत देखकर इसकी हालत भी गैर हो गई। इसने बराई हुई आवाज़ में कहा, जालिमों ने तुम्हारी ये हालत बना दी जिले रहमान, मैं इसका बदला ज़रूर लूँगा। फिर इसने तेज़ी से मेरे हाथ पैर रेशमी जानलेवा डोरी से आज़ाद कराए। मैं करा कर सीधा हो गया। मेरे जिस्म में इतनी भी सकत बाकी नहीं थी कि मैं खुद उठकर बैठ सकता। कायम खान ने मुझे उठाया और अपनी पुश्त पर सवार करके खेमे से निकल गया। वो खेमे से निकलकर एक तरफ तेजी से भागता जा रहा था और जल्दी ही मुझे लेकर इस जगह तक पहुंच गया जहां मुजाहिदीन जमा थे। मेरी नज़रें नाहिद को तलाश कर रही थी, मगर वो मुझे नजर ना आई। तकरीबन 250-300 घुड़सवारों में इसे फौरन तलाश करना या देख लेना मुश्किल था, लेकिन मुझसे पहले वो मुझ तक पहुंच चुकी थी। इस मजमे से एक घोड़सवार तेजी से निकलकर हमारी तरफ आया और करीब आते ही मैंने इसे पहचान लिया। वो नाहिद ही थी। वो मेरे करीब आकर रुक गई। मुझे देखकर इसकी जुबान पर जैसे ताला लग गया था। फिर वो बामुश्किल कह सकी, तुम शेख। इससे ज्यादा कुछ न कह सकी। शिद्दत जज्बात ने इसे इसकी गोयाई सलब कर ली थी। कायम खान ने मुझे अपने हमरा घोड़े पर बैठा लिया था और मैं अपने दोनों हाथों से इसकी कमर थामे हुए बैठा था। रवानगी से कबल सारे खेमों को नजरे आतश कर दिया गया। करीब आबादी के बाशिंदे अंग्रेजी फौज को फरार होते, इनके गोदामों और असले को लूटते और फिर इनके खेमों को तबाह बर्बाद होते खामोशी से देखते रहे। उन्होंने अंग्रेजों की कोई मदद नहीं की। वहां से रवाना होकर भी कई मील तक जलते हुए खेमों से बुलंद होने वाले शोले नजर आते रहे। मेरी हालत खासी खराब थी और मैं बामुश्किल कायम खान की कमर थामे घोड़े पर बैठा था। ये तवील सफर सुबह के आसार के साथ खत्म हुआ। जब ये काफिला मलका पहुंचा तो बस्ती जाग चुकी थी। काफिले का इस्तकबाल खुद अमीर बाबू जान ने किया। मुझे घोड़े से उतारकर फौरन अमीर के मकान में ले जाया गया और इससे वक्त मेरे जख्मों की मरहम पट्टी की गई। नाहिद खुद दूध गर्म कर लाई और कटोरा मेरे होंठों से लगा दिया। इसने दीवार से तकिया लगाकर पहले ही मुझे नीम दराज कर दिया था। मुझे इसकी आंखों में अपने लिए हमदर्दी और मोहब्बत के जज्बात नजर आए। मैंने फौरन कटोरे से मुंह लगा लिया और एक ही सांस में सारा दूध पी गया। कटोरा एक तरफ रखकर वो बोली, हम दोनों ने तुम्हें काफी तलाश किया, मगर तुम ना मालूम किधर निकल गए। शायद तुम्हारा घोड़ा तुम्हारे काबू से बाहर हो गया था। फिर तुम्हारी तलाश में नाकाम होकर हमने मजबूरन सतना की राह ली। रात हमने सतना ही में गुजारी, मगर यकीन करो शेख, सारी रात एक लम्हे के लिए मेरी पलक न झपकी।
तलब की। मुझे रह रहकर तुम्हारा ख्याल आ रहा था। सुबह होते ही हम शहजाद मुबारक शाह से मिले, इन्हें तमाम हालात से आगाह किया और फिर तुम्हारी तलाश में चल पड़े। हम तमाम दिन पहाड़ों में तुम्हारी तलाश में भटकते रहे और फिर शाम होते ही हम मलका पहुंच गए। फिर गुज़श्ता रात अजीब वाकया पेश आया। इशा की नमाज के बाद थकन के सबब मेरी आंख लग गई, मगर मुझे फौरन ही तुम्हारी आवाज ने जगा दिया। मैंने नीम गनुदगी में सुना तुम कह रहे हो जंगल के इलाके में अंग्रेजी फौज बड़ी तादाद में जमा हो चुकी है, इसलिए फौजी कैंप पर शब खून मारना जरूरी है। मैंने पहले इस आवाज को अपना वहम समझा, मगर जब दोबारा भी यही आवाज सुनाई दी तो मैं चौंक कर उठ बैठी। मैंने उठकर हर तरफ तुम्हें तलाश किया, मगर तुम्हारा दूर दूर तक पता नहीं था। मैंने इसी वक्त इस वाक़े से अमीर बाबू जान को आगाह किया। उन्होंने फरमाया कि शेख ने अपनी पुरसरार कूतों के जरिए हमें एक अहम खबर दी है, हमें फौरन इससे फायदा उठाना चाहिए। और फिर इंतहाई तेजी से शब खून मारने की तैयारी की गई और कुछ देर बाद हम जंगल के लिए रवाना हो गए। मगर मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि जंगल में तुमसे मुलाकात होगी। नाहिद मुझे तमाम गुज़श्ता तफसीलात